गुड आफ्टरनून टू ऑल। बेटा मेंबरशिप चैप्टर की तीसरी क्लास चालू करते हैं। कल वाली क्लास में कुछ टॉपिक्स आपको दिए थे पढ़ने के लिए, उम्मीद है आप लोगों ने पढ़े होंगे। दो तो मैंने कहा था कि माइनर और कंपनी वाला टॉपिक तो मैं क्लास में ही दिखाऊंगा आपको, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा भी ये दे भी दूंगा तो भी आपको डाउट्स आते, तो मैंने आपको दिए ही नहीं, वो अपन क्लास में पढ़ लेंगे अभी। बाकी कुछ बेसिक बेसिक सी चीजें आपको पढ़ने के लिए दी थी। पढ़ा था क्या जाके? एडीआर जीडीआर वाला पढ़ा था? मैं जो पूछता हूं ना, जो पढ़ा था हमारा कॉमन होता है, बस हमने यही नहीं पढ़ा। आपके एडीआर जेडीआर वाला समझ में आया उसमें क्या लिखा हुआ है? नहीं प्रॉपर नहीं, थोड़ा बहुत समझ में आया नहीं है? हल्का हल्का। बेटा आप लोगों को थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा ना, कनिष्का काजल आप सबको? थोड़ा सा है। हाँ पूरा पूरा तो मैं करवा दूंगा, अभी पूरा मैं करवा दूंगा। चलो थोड़ा थोड़ा, अब पूरा पूरा। चलो यहां पे थे अपन, इसी चीज को एक बार कंटिन्यू कर रहे हैं क्योंकि अपन ने कंप्लीट नहीं करा था ये कल। चले, क्या एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी की मेंबर बन सकती है? नहीं, आप बनाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ अगर बनना है तो किन बातों पे ध्यान लगाना है? सबसे पहली चीज, हाउएवर इट मस्ट बी ऑथराइज्ड बाय इट्स मेमोरेंडम। मतलब एक कंपनी दूसरी कंपनी की मेंबर बन सकती है, बट एक छोटी सी हम कंडीशन क्या लगा रहे हैं आपके साथ, ये काम करना आपके मेमोरेंडम में लिखा हो। अब एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन आया किसी बच्चे के दिमाग में जो नहीं आएगा, सर मेमोरेंडम में इतने सारे क्लॉजेस आते हैं, कौन से क्लॉज में लिखा होगा ये? ऑप्शन दे चार, नेम क्लॉज, लाइबिलिटी क्लॉज, कैपिटल क्लॉज या एसोसिएशन क्लॉज? अच्छा मैंने ऑप्शन चार दिए ना, तो एक आंसर तो आना तय है। एक और ऑप्शन पांचवा, देखो अब आंसर कैसे चेंज होता है। ऑब्जेक्ट क्लॉज। ऑब्जेक्ट क्लॉज में नहीं होगा बेटा। कौन से क्लॉज में लिखा होगा जल्दी से बताएं, मेमोरेंडम के कौन से क्लॉज में ये चीज होनी चाहिए? हमने यहां सिंपल एक लाइन पढ़ी, कर लो आप इसकी हिंदी। क्या कि भैया ये काम करना हमारे मेमोरेंडम में लिखा है। अब मेमोरेंडम तो डिवाइडेड इनटू वेरियस क्लॉज। अब ऑब्जेक्ट क्लॉज। ऑब्जेक्ट क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज नेम क्लॉज में नहीं होगा, कैपिटल में नहीं होगा, लाइबिलिटी में नहीं होगा। एसोसिएशन तो मतलब है कितने लोगों ने मिलकर कंपनी खोली, बचा क्या? ऑब्जेक्ट क्लॉज। एक होता है रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, तो प्रैक्टिकली कौन से क्लॉज के अंदर होता है? ऑब्जेक्ट क्लॉज में। अगर नॉलेज के लिए अपन चाहें तो अपन यहां लिख सकते हैं इस बात को, कौन से क्लॉज में होगा। इन आपको पढ़ाऊंगा सेटिंग अप के मेमोरेंडम के चैप्टर में, ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखी हुई ये बात। क्लियर है ये चीज? चलो टू इन्वेस्ट इन शेयर्स ऑफ दैट कंपनी और एनी अदर कंपनी, ऑल्सो अ कंपनी, बहुत ध्यान से ऑल्सो अ कंपनी कैन नॉट बिकम अ मेंबर ऑफ इटसेल्फ। मतलब आपने चेक खुद ही के अकाउंट में लगा लिया। अभी याद है अपन ने कल शायद ट्राई किया था एक, मैं इसकी हेल्प करता था, मैंने कहा सब्सक्राइब कर ले यार। तो जिस सब्जेक्ट जिस कोर्स को सब्सक्राइब करता था उसका फैकल्टी में ही था। ऐप में क्या मैसेज आया था? मतलब एक टीचर अपने ही अकाउंट में पैसा डाल रहा है, मैं खुद अपना कोर्स परचेज करता हूं। नहीं समझा मेरी बात? मेरी एप्लीकेशन से मेरा कोर्स क्या मैं खुद ही परचेज कर सकता हूं क्या? मतलब मेरा पैसा मेरे ही खाते से निकल के मेरे ही खाते में वापस आ गया। समझ में आई कहानी? एक कंपनी खुद ही की कंपनी की मेंबर नहीं बन सकती। कॉमन सेंस की बात है, सिली लाइन है और कुछ नहीं है। आगे ध्यान से पढ़े। एज फॉर सेक्शन 19 ऑफ कंपनीज एक्ट, बहुत ध्यान से बात बताई थी मैंने आपको, अगर याद आ रही है। सेक्शन नहीं बताया था, कंसेप्ट बताया था ये वाला। A subsidiary company cannot become a member of its, याद आ रही है बात? However, a subsidiary can hold shares in its holding company under the following exceptional cases. इन exceptional cases में subsidiary company shares hold कर सकती है, जनरली नहीं कर सकती। वोटिंग पावर नहीं मिलेगा, वोटिंग नहीं मिलेगा, बट हम शेयर्स होल्ड कर सकते हैं इन दीज 3 एक्सेप्शनल केसेस। पहला वाला क्या, पहले आपको थर्ड वाला पढ़ाता हूं, ये पढ़ो, याद आ रहा है क्या कुछ? Where the subsidiary is a shareholder even before it becomes a subsidiary of the, मैंने हिंदी में भी लिखवाई थी लाइन, सब्सिडियरी बनने से पहले ही मैं होल्डिंग कंपनी की मेंबर था, तो मैं कंटिन्यू कर सकता हूं एज अ मेंबर, बट मुझे क्या नहीं मिलेगा? वोटिंग राइट। ब्रैकेट में एक चीज भी लिख लो, नो वोटिंग
राइट्स। बेटा नाम के लिए, नाम के लिए, नाम के लिए, केवल नाम के लिए हम आपको मेंबर मान रहे हैं, काम के लिए नहीं मान रहे। नहीं समझे? अरे ये तो मेरे रियल भाई के जैसा है, ये तो एकदम रियल भाई के जैसा है। तो उस भाई ने बोला राशन कार्ड में ऐड करवाओ, प्रॉपर्टी में हिस्सा दिलवाओ। रियल भाई जैसा हूं ना, अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी में मुझे भी हिस्सा दो, दोगे क्या? समझ में आई कहानी क्या है? हम क्या करें, ये तो हमारे एकदम मेंबर जैसा है, ये तो हमारे एकदम मेंबर जैसा है। मेंबर का सबसे मेन हथियार क्या होता है? वोटिंग राइट। वो इसको नहीं मिलेगा। समझ में आ गई? ये बातें लिखी हुई नहीं, मैंने अलग से लिखवाई है आपको यहाँ। ऊपर के दोनों पॉइंट पढ़ लो, सिंपल है, कुछ नहीं। वेयर द सब्सिडरी कंपनी होल्ड सच शेयर एज द ऑफ द डिसीज्ड मेंबर ऑफ द होल्डिंग कंपनी। क्या मतलब हुआ इस पॉइंट का? उसके शेयर्स होल्डिंग कंपनी को मिल गए। कैसे हो गए? कैसे हो गए? हिंदी तो हो गई, हिंदी तो हो गई, होगा कैसे बताओ? हाँ, एक शेयर होल्डर है राम, इसके पास एक कंपनी है एक्स वाई जेड लिमिटेड। बहुत बहुत ध्यान से समझना मेरी बात, ये एक्स वाई जेड लिमिटेड के शेयर्स हैं। ये बन गई थी होल्डिंग कंपनी और ये रह गई सब्सिडरी कंपनी। अब मुझे सिचुएशन समझाओ, वो पॉइंट क्या कह रहे हैं बताएं। एक बार रुको, इस एग्जांपल एक सॉरी एक मिनट, एक बार इस एग्जांपल को वापस से क्रिएट कर लेते हैं। एक मिनट, एक मिनट रुकना बस। इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। एक कंपनी है एक्स वाई जेड लिमिटेड, कंपनी का नाम क्या है? एक्स वाई जेड लिमिटेड। और एक बंदा है राम, जो कहां का मेंबर है? सब्सिडियरी कंपनी का। अब सिचुएशन समझाओ क्या है? हाँ। हम्म। अब ये बड़ा कंफ्यूजिंग है, ये था यहाँ का मेंबर था ना, इसलिए ये मर गया ना, तो ये यहाँ हो गया। नहीं समझे? ये बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है, ये क्या इसका मेंबर था ना, तो यहाँ पे ये हो गया, तो ये इसका वो बन गया, और वो उसका ये हो गया था। हाँ हाँ। मतलब एक हमारे मैडम बैठी है, इनका एक बढ़िया से एक कंसेप्ट आया है, एक कंपनी एक्स वाई जेड का मेंबर था, जिसकी हो गई डेथ, जिसकी हो गई डेथ। अब वो डेथ के बाद वो शेयर्स किसको जा रहे हैं? सब्सिडरी कंपनी को। डेथ के बाद वो शेयर्स किसको जा रहे हैं? सब्सिडरी कंपनी को एज अ नॉमिनी। हम बनाओ ना, क्या दिक्कत आ रही है यार? A company can become a member of another company। मान लो कंपनी एक्स वाई जेड लिमिटेड में एक पर्सन था मिस्टर एक्स, इसके शेयर से कंपनी एक्स वाई जेड लिमिटेड, आज मिस्टर एक्स की क्या हो गई? अब हम नहीं होल्ड कर रहे, हम नहीं होल्ड कर रहे, मतलब सब्सिडरी कंपनी, मान लो कंपनी एबीसी लिमिटेड है, इसके पास तो कोई शेयर थे ही नहीं, इसको शेयर्स क्यों मिले? इसको शेयर्स क्यों मिले? इसको शेयर्स क्यों मिले? इसको शेयर्स मिले एज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव। मैंने थोड़ी शेयर खरीदे, मुझे तो अलाउड ही नहीं था ना एज अ सब्सिडरी कंपनी लेना। आज अचानक से होल्डिंग कंपनी के किसी मेंबर की डेथ हो गई, और डेथ के बाद उसके शेयर्स एज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव किसको मिले? कंपनी एक्स वाई जेड को। मान लो कंपनी एक्स वाई जेड किसी राम की थी, तो कंपनी एक्स वाई जेड के नाम पे हो गया। आपको नहीं पता कंपनी कंपनी के नाम पे भी शेयर ट्रांसफर कर सकती है? तो यही तो सिचुएशन, क्रक्स क्या है इस पॉइंट का? सब्सिडियरी कंपनी ने शेयर्स परचेज नहीं करे थे, उनको मिल गए, उनको मिल गए, इसलिए वो मेंबर बन गई। वापस से मेरी लाइन ध्यान से सुनो, अगर आप चाहो तो लिख लो ये बात, यहां पे हिंदी में लिख लो, भूलोगे नहीं आप कभी। सब्सिडियरी कंपनी को शेयर्स मिल गए, उसने परचेज नहीं करे थे, परचेज नहीं करे थे। उम्मीद है समझ में आया। मतलब आप ये समझो यार, ये जनरल केसेस नहीं है, हम परचेज नहीं करते थे, हमें मिल गए। ले नहीं सकती, ले नहीं सकती, ये तो एक्सेप्शनल केस है जहां उन्हें मिल गए, या तीसरे केस में उनके पास तो पहले से ही थे। नहीं समझे?
या तो उन्हें मिल गए या उनके पास पहले से ही थे। सेकंड केस ध्यान से पढ़ो, वेयर द सब्सिडरी होल्ड्स द शेयर्स एज अ ट्रस्टी। क्या मतलब हुआ, क्या हुआ ये पता है, क्या मतलब है इस पॉइंट का? ये अकेला टॉपिक 4 मार्क्स में आया हुआ एग्जाम में, अकेला टॉपिक 4 मार्क्स में, बताएं। नहीं, आप कंट्रोल कर सकते हो पापा को। कुछ बोलना चाह रहे हो आप, बोलो। अरे तुम लोग भी बोल सकते हो, ऑनलाइन वाले, दही थोड़ी जम रहा है मुंह में, बोलो कुछ। हाँ, यकीन। ऑलमोस्ट नियर हो, हाँ। नहीं बांटना ज्ञान, हाँ। रौनक बताएं आंसर कुछ, इतने से पॉइंट्स को बार बार देखने से तो क्या होगा। अरे बोलो ऑनलाइन वालों, बोलो, गलत बोलो लेकिन बोलो। हम बुलवा रहे हैं तुम बोलोगे नहीं, कोई नहीं बुलवाता तो बोलते हो बुलवाता नहीं है। हाँ, गलत ही बोल दो यार कुछ। ये गलत बोल दो मतलब मेरे को नहीं, पता चला मैंने कहा कुछ गलत ही बोल दो, तो पता चला माइक ऑन करके अभी उल्टा सीधा मेरे को सुना दिया यहाँ पे। हाँ, नहीं समझे। अच्छा, एक नाम बताता हूँ, शायद हो सकता है कि अभी सुना हो आप लोगों ने। जैसे एक सॉरी, कंपनीज होती हैं, मान लो कंपनी एक्स वाई जेड लिमिटेड, उन्होंने क्या करा, एक ट्रस्ट ओपन करा। कौन सा? एम्प्लॉई वेलफेयर ट्रस्ट। नाम सुना है कभी? एम्प्लॉई वेलफेयर ट्रस्ट, Yes, नहीं sir. सुना नाम? जो एम्प्लॉई के वेलफेयर के लिए बनाया जाता है उसे हमने नाम दे दिया एम्प्लॉय वेलफेयर ट्रस्ट। मैं नाम बताता हूं आपको एक कंपनी का, कौन सी थी यार वो, एक कपड़ा बनाने वाली कंपनी थी, हाँ। ये नाम सुना है कभी? अरविंद टेक्सटाइल, नाम सुनाओ। वन ऑफ द बिगेस्ट टेक्सटाइल कंपनी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड। अपन कपड़े पहनते हैं, कपड़े का फैब्रिक सप्लाई करते हैं ये लोग। वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी है फैब्रिक सप्लायर में। टॉमी हिलफिगर, नाम सुना होगा। माइट भी मैं गलत हो सकता हूं, मैंने कहीं सुना है। उसको फैब्रिक ये लोग ही सप्लाई करते हैं। डिस्क्लेमर वापस से कह रहा हूं, माइट भी मैं गलत हो सकता हूँ, ब्रांड मुझे हो सकता है कोई दूसरी याद आ गई। 99% वही है। अब मेरा सवाल क्या, अरविंद वालों ने एक अरविंद एम्प्लॉय वेलफेयर ट्रस्ट ओपन करा हुआ है। अब जब ट्रस्ट है ना तो बेटा उसे मैनेज करने वाला कौन होता है? अब हमने क्या करा, जो ट्रस्टी है ना, ये सब्सिडियरी कंपनी को ही बना दिया। नहीं समझे, नहीं समझे, वापस से। कंपनी एक्सवाईजेड लिमिटेड क्या है? होल्डिंग कंपनी। इन्होंने क्या बनाया, कि एम्प्लॉय वेलफेयर ट्रस्ट। अब ट्रस्ट है तो कौन होगा? ट्रस्ट होगा तो कौन होगा? ट्रस्टी होगा जो उसे मैनेज करेगा। अब हमने कहा यार ट्रस्टी किसको बनाए, किसको बनाए, किसको बनाए, चलो सब्सिडियरी कंपनी को ही बना दो, ये लोग मैनेज करेंगे सारा। इन्होंने क्या किया, थोड़े बहुत शेयर्स होते हैं, ये रियल बता रहा हूँ, सेबी में है लिखा हुआ है। सेबी में एक पूरा चैप्टर आता है एम्प्लॉय शेयर बेनिफिट, शेयर बेनिफिट स्कीम करके, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम, उसके अंदर ही प्रोविजन लिखे हुए। दो रूट्स होते हैं, एक तो डायरेक्ट रूट, एक होता है इनडायरेक्ट रूट। आपको सेबी में कभी बताऊंगा जब आगे अपन कभी पढ़ेंगे। हमने इनको शेयर्स दिए ट्रस्टीज को, ट्रस्ट को। ये लोग क्या करेंगे, वो शेयर्स किसको देते हैं? एम्प्लॉय को। मैं आपको पूरी सीक्वेंस बनवाता हूं तरीके से, ये कॉपी कर लो जो मैं बता रहा हूं आपको, यहां देखो। हाँ, कंपनी का नाम मान लो अरविंद लिमिटेड, बहुत ध्यान से। इन्होंने क्या करा, एक एम्प्लॉय वेलफेयर ट्रस्ट ओपन करा है। अभी एम्प्लॉय वेलफेयर ट्रस्ट है तो ट्रस्ट है तो कौन होगा? ट्रस्टी भी होगा, संभालने वाला। हमने क्या करा, ट्रस्टी किसको बना दिया? सब्सिडियरी कंपनी को। अब सबसे मेन सवाल, ये एम्प्लॉय वेलफेयर ट्रस्ट और ये ट्रस्टी करते क्या है? एक बार सामने फोकस करो, 2 मिनट पेन छोड़ के।
अरविंद लिमिटेड क्या करता है, शेयर्स ट्रांसफर कर देता है अपनी कंपनी के, किसको, टू द एम्प्लॉय वेलफेयर ट्रस्ट। अब ये एम्प्लॉय वेलफेयर ट्रस्ट क्या करता है, ये शेयर्स किसको सेल करता है, अपने एम्प्लॉइज को। नहीं समझे मेरी बात? कभी कभी आपने नाम सुना होगा एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम। एम्प्लॉय तक शेयर कैसे पहुंचाएं, मैं स्कीम ला रहा हूं मेरे एम्प्लॉयज के लिए, भैया आप मेरी कंपनी के शेयर्स खरीदो। तो कंपनीज क्या करती हैं आज के टाइम में, एक ट्रस्ट सेटअप कर देती है। हम नहीं करते यार काम, हम अपना बिजनेस करें, ये वाला काम संभालेंगे कि शेयर्स बांटेंगे एम्प्लॉइयों को, हम नहीं करेंगे ये सारे काम। आज दिवाली है, दिवाली के गिफ्ट रिलायंस इंडस्ट्री में क्या मुकेश अंबानी साहब बांटते होंगे क्या? क्यों, कंपनी तो उनकी है ना। इमेजिन करो मुकेश अंबानी वो थैला लेके आ रहे हैं और एक एक गिफ्ट आपको अपने हाथ से निकाल निकाल के दे रहे हैं। पॉसिबल है क्या ये? कुछ वही कहानी है। कंपनी कह रही हमें तो हमारे काम पे फोकस करने दो, हम क्या करते हैं एम्प्लॉइज के लिए एक ट्रस्ट बना देते हैं अलग से, इस ट्रस्ट पे शेयर ट्रांसफर कर देते हैं। अब ये ट्रस्ट एम्प्लॉय को दे देगा शेयर, उनसे पैसा ले लेगा, हमें वापस दे देगा। पहले क्या होता था बेटा, डायरेक्टली कंपनी और एम्प्लॉय मिल लेते थे, पहले ये होता था। अब इनके बीच में क्या आ गया, एक वेलफेयर ट्रस्ट सेटअप हो जाता है। कंपनी किसको दे देती है और ये किसको दे देते हैं। अब जबरदस्ती के डाउट, जबरदस्ती डाउट वो, लेकिन अगर मगर सर खुद ही कर लो ना, पहला डाउट सेंसलेस सा डाउट, खुद ही कर लो ना। तुम्हारे क्या दिक्कत आ रही है अगर मैं इससे करवा रहा हूं, मैनेज करना नहीं आसान हो जाएगा थोड़ा? नहीं समझे, मैं मैनेज नहीं कर पा रहा था ये, मैं मैनेज नहीं कर पा रहा था ये, इसलिए तो मैंने ये काम करा। सर सर इसमें तो कंपनी का थोड़ा सा खर्चा भी तो आएगा, तो तुम्हारी जेब से जाएगा। कंपनी को खर्चा आएगा तो क्या तुम्हारी जेब से जाएगा? तुम्हें इससे क्या दिक्कत, अगर वो स्पेशलाइजेशन इसमें अचीव करना चाह रहे हैं, अगर वो इसमें स्पेशलाइजेशन अचीव करना चाह रहे हैं कि हम सही तरीके से हमारा काम कर ले, थोड़ी सी कॉस्ट लग जाती है। एक छोटा सा एग्जांपल है, मान लो आज आपके घर में आपके बड़े भैया की शादी है, और डांस वाले को बुलाते हो, वो क्या कहते हैं उसको, कोरियो चोरियो क्या कहते हैं, कोरियोग्राफर। वो कोरियोग्राफर क्या करता है वहां पे आके, क्या करता है आके, डांस सिखाता है। अब मान लेते हैं आपको इतना अच्छा डांस आता है, आप ही के भाई की शादी है, क्यों मम्मी पापा के पैसे खर्च करवा रही हो, खुद ही सिखा दो। यार टाइम क्या करेगा, पैसे भी तो बचेंगे। हाँ पैसे भी तो बचेंगे, रीजन दो ना, पैसे भी तो बचते हैं, इससे अच्छा खुद सिखाओ। मेरे को आता होता तो मैं तो पूरी दुनिया को सिखा देता, मैं हिल भी नहीं सकता, मैं ऐसा बंदा बस यूं खड़ा हूं, आप डीजे पे ले जाओ तो भी मैं यूं ही खड़ा रहूंगा, मेरे को कितना ही हाथ मूव करवा दो मेरे से हिलते ही नहीं हाथ। रोबोट नहीं होता, रोबोट, रोबोट वाला डांस हो तो वो मैं कर सकता हूं, मेरे से नहीं होता ये सब। मैंने मेरी शादी में कैसे करा था मैं जानता हूं, झूठ नहीं कहूंगा, स्टेज पे मैंने कोनी खाई थी एक, ये स्टेप था कि मेरे को रट्टा लगवा दो ना दो चार स्टेप्स का, तो चलो बात है, मेरे से नहीं हो सकता, चाहे कितना ही माहौल क्यों ना हो वहां पे। बेटा तो एक सिंपल क्वेश्चन है, क्यों बुलाते कोरियोग्राफर को 20-20, 30-30, 40-40 हजार रुपए देके, खुद करो ना काम। आज घर में 100 लोगों का फंक्शन है, मम्मी को इतना अच्छा खाना बनाना आता है, क्यों बुलाते हो बाहर से कुक को, मम्मी को बोलो बनाएगी खाना। इसमें क्या हो गया, मैनेज कर लो। पहले के जमाने में जाओ, 20-25 साल पीछे जाओ, जब मम्मी आई थी घर में, दादी थी सास, उस टाइम कैसे कुक आते थे क्या, वो बड़ी बड़ी कढ़ाइयां लेके खुद ही चालू हो जाते थे खाना बनाना, और बना भी लेते थे उस टाइम। हाँ सबको रिलैक्सेशन चाहिए, अगर हम जब थोड़ा सा पैसा खर्च कर सकते हैं, बुरा मत मानना, मान लो मुझे कोई कह रहा है, मुझे कोई कह रहा है, अभी एग्जांपल है, मान लो हम थोड़ा सा पैसा खर्च कर सकते हैं, तुम्हारे बाप का क्या जा रहा है इसमें, अगर हम खर्च करते हैं तो। हमें स्पेशलाइजेशन चाहिए काम में, ये है ये चीज। कंपनी पागल हो जाती थी इस काम को करने में, एम्प्लॉय के साथ ये ट्रीटमेंट करने में, अपने काम से डिस्ट्रैक्ट होते थे। उन्होंने ये रूट बना दिया, फिर क्या सोचा यार मेरी इतनी सारी कंपनीज हैं, इससे अच्छा उन्हीं को ट्रस्टी बना देता हूं ना, वही संभाल लेंगे काम। अब सबसे मेन बात, सबसे मेन बात, क्या यहां पे इस ट्रस्टी ने शेयर खुद के लिए लिए थे या एम्प्लॉय तक पहुंचाने के लिए लिए थे? तो कॉमन सेंस की बात, इन्हें वोटिंग राइट मिलेगा क्या, ट्रस्टीज को क्या वोटिंग राइट मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। ये वैसे ही तो हो गया डिपॉजिटरी डीपी के जैसा। इफ यू आर एबल टू रिलेट इट, अगर आप समझ के पढ़ते हो तो आप इसको रिलेट कर सकते हो डीपी डिपॉजिटरी से। कंपनी ने अपने सारे शेयर पहले सीधे शेयर होल्डर को दिए, कंपनी ने अपने सारे शेयर सीधे एम्प्लॉय को दिए, कंपनी ने अब शेयर किसको दिए, डिपॉजिटरी को दिए, कंपनी ने अपने शेयर किसको दिए, ट्रस्टी को दिए।
क्यों दिए? ताकि एम्प्लॉय तक दे दे। डिपॉजिटरी तक क्यों दिए? ताकि वो शेयर होल्डर तक दे दे। वही तो सेम कहानी है ये। आई होप तीनों पॉइंट आपके अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर हाँ तो जल्दी से लिख दे बेटा यस, अगर सबके क्लियर है तो। हाँ सर, हाँ एक बार वापस करता हूँ। यस, कनिष्का यस, रौनक यस, काजल को भी आ गया समझ में। पर थोड़ा थोड़ा ये एग्जांपल्स को दिमाग में रखा करो, चीज नहीं भूलोगे कभी भी। चल ये लो, चलो अब आगे। चलो ये सारे हो गए थे, विदेश वाला हो गया था, ये माइनर वाला शायद पढ़ाया नहीं था मैंने कल, बड़ा सा पॉइंट था। लो अभी पढ़ लेते हैं, क्या दिक्कत है, पढ़ लो। सर ये इतना बड़ा हम याद कैसे करेंगे? याद कर लोगे इतना सारा? है क्या जो उसमें? पढ़ के तो देखो पहले। इतना बड़ा पिज्जा है, नहीं खाओगे? इसमें ये वाली चीज को ध्यान से पढ़नी है आपको, ये दिस। आपको पूरा पढ़ा देता हूं, फिर उसका समअप बताता हूं है क्या। जल्दी से देखो, अ माइनर हु इज नॉट अ sui juris, क्या मतलब है ये? एग्जाम्पल, अ माइनर इज होली इनकॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। मत याद करो ना ये बकवास चीजें, मत याद करो। अ माइनर इज नॉट wholly incompetent to enter into a contract as such cannot become a member of a company। हम कह रहे हैं कंप्लीटली इनकॉम्पिटेंट नहीं है, बट ये मेंबर नहीं बन सकता अभी। क्यों? कॉन्सिक्वेंटली एन अग्रीमेंट विद अ माइनर टू टेक शेयर इज वॉइड एब इनिशियो। शुरुआत से ही गलत, हिंदी कहूं शुरुआत से ही व्यर्थ, यही कहते हैं हिंदी में। It has been held by the NCLT that an arrangement in writing for a minor to become a member may be signed on behalf of the minor by his lawful guardian, and the registration of the transfer of share in the name of the minor acting through his or her guardian। मतलब नाम मेरा, बट मेरे लिए काम कौन कर रहे हैं? मेरे लॉफुल गार्जियन। स्पेशली वेयर द शेयर्स आर fully paid up, cannot be refused on the ground that transferee being a minor। मेरे नाम पे, मान लो मैं माइनर हूं, मेरे नाम पे मेरे लॉफुल गार्जियन ने कोई शेयर्स खरीदे हैं, जो कौन से खरीदे हैं? फुली पेड अप। कंपनी कह रही हम नहीं रजिस्टर करेंगे, हम नहीं रजिस्टर करेंगे। कंपनी का मना करना सही है गलत? गलत है। क्यों? शेयर्स क्या है? अच्छा, अगर ये शेयर्स पार्टली पेड अप होते तो क्या होता? कर दो मना। क्यों? माइनर के अगेंस्ट हम लीगल ऑब्लिगेशन नहीं लगा सकते, कोई पेमेंट ऑब्लिगेशन माइनर के माथे हम नहीं लगा सकते। पहले ये बता दो, यहां तक का कंसेप्ट समझ में आ गया? चलो आगे। Yes, sir. चलो बहुत ही बढ़िया, आगे ध्यान से पढ़े। आफ्टर अटेनिंग मेजोरिटी द माइनर इफ ही डज नॉट वांट्स टू बिकम अ मेंबर, वो मेंबर नहीं बनना चाह रहा। आज 18+1 डे हो गई, एज कंप्लीट हो गई, आज तो मैं मेजर हो गया। अब मैं नहीं चाह रहा कंपनी का मेंबर बनना, must repudiate his liability on the shares on the ground of minority, and if he does so the company cannot plead by estoppel on the ground that he has received dividend during minority or he had held fraudulently misrepresented। क्या है ये सब बकवास बातें? आपने कभी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा था? स्टार्ट में माइनर की पोजीशन पढ़ी थी, माइनर्स पोजीशन एक टॉपिक आता था। agreement with a minor is void ab initio, minor can always plead minority। माइनर कैन ऑलवेज प्लेड माइनॉरिटी, माइनर अपने माइनर होने का फायदा उठा सकता है। 100% थे ये पॉइंट। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, सी सेट में थे ये तो। अब सी सेट पढ़े तो जमाना हो चुका है। बोल दो ना, जमाना हो गया, रिकॉर्ड हो रही है चीज। हाँ हाँ, सी सेट पढ़े तो अब जमाना हो चुका है, कहाँ याद आएगी ये चीजें, है ना। एक एग्जांपल दूं लाइव आपको। ये 18 साल से कम, मेरे पे इतना गुस्सा है इसको जिसकी कोई हद नहीं। ये नीचे एक्टिवा लाई और सीधे मेरे पैर पे चढ़ा गई, निकाल गई सारी भड़ास मेरे पे आज, और मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया। अब मैंने केस फाइल कर दिया इस पे। क्यों?
अब इसको चलो थाना तो एक बार बुलाएंगे ना, थाने में तो बुलाएंगे एक बार। अब वहां इसका जब आधार कार्ड, अरे ये तो 18 साल से कम है। अब बुरा मत मानना, मैं आगे के एग्जांपल पूरा कंटिन्यू कर रहा हूँ, पता चला आप हर्ट हो जाओ। फिर वो एक्टिवा मान लेते हैं इनके गार्जियंस के नाम पे रजिस्टर्ड थी, हमने गार्जियंस को थाने बुला दिया, पता चले सही में गार्जियन को बुला ले, पापा थाने बुला रहे थे ये आपको आज। तो इनके गार्जियन आए, क्योंकि केस एक्टिवा के नंबर से होगा। अब जब देखा तो एक्टिवा तो इनके गार्जियन के नाम पे रजिस्टर्ड चला ये रही थी, क्या गार्जियंस को जेल में डाल दे? तो गार्जियन को जेल में डाल देते ना। मान लो मेरी जान पे हमला किया है इन्होंने, इतनी बुरी तरीके से मुझे उड़ाया था एक्टिवा से जिसकी कोई हद नहीं। आप भूल जाओ मैं इस कद काठी वाला हूं कि मुझे कोई उड़ा गया, मान लो एकदम सीख चीज है कि एक्टिवा से भी ऐसे उछल के 6 फीट आगे जाके गिर गया। ये हमला करा, लोगों की आंखें चकाचौंध रह गई, शौक में चले गए लोग, पब्लिक एट लार्ज, पूरी जनता मुझे बचाने आ गई। इमेजिन करने में तो क्या जा रहा है अपना यार। मेरा सिंपल सवाल है कि इनके गार्जियंस को जेल में डाल दे? नहीं 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 नहीं। इनको जेल में डाल दे? नहीं नहीं नहीं। मतलब कुछ भी नहीं करे इनके अगेंस्ट? नहीं नहीं, कुछ तो होगा। अगर अगर इनका दिमाग ही ऐसा है ना, क्राइम माइंड वाला, बहुत काम आने वाले ये शब्द अपने आने वाले समय में भी, क्रिमिनल माइंड वाली सोच है इनकी। तो इनका सोच को स्टडी करी जाती है, मैं बताऊं आपको, बाल सुधारक केंद्र में भेज के इनके हाव भाव को देखा जाता है। अगर कुछ ऐसा लगा तो थोड़े समय के लिए वहां छोड़ देंगे और वापस बाहर छोड़ देंगे। बट मैं चाहूं इनके अगेंस्ट केस हो जाए, ये जेल में चली जाए, नहीं होगा। रीजन ये कौन है? अब एक दिन का फर्क, हार्डली जस्ट एक दिन का फर्क। आज ये 17 साल 11 महीने 29 दिन की है, अब कल 18 साल की हो गई, पूरा दिन बीत गया, इसने इतना दिमाग नहीं लगाया, इसने दूसरे दिन मेरा एक्सीडेंट कर दिया। अब केवल एक दिन आगे और एक दिन पीछे का फर्क बताओ क्या होगा। अब केस भी होगा, ये जेल भी जाएगी और सारे लीगल एक्शन भी लूंगा। ये सब था यार, तुम्हारे सी सेट में भी था ये यार, तो पढ़ाने वालों ने, तुमने ऑनलाइन जहां पे भी यूट्यूब वीडियो देखे होंगे उसने बताई नहीं होगी ये बातें कभी। हमने तो सीए फाउंडेशन, सीएस फाउंडेशन तो चलो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं, सीए फाउंडेशन में कॉन्ट्रैक्ट जब पढ़ा है, ये इसी तरीके के एग्जाम्पल लिए थे। और इसको हम कहते हैं माइनर कैन ऑलवेज प्लेड माइनॉरिटी, माइनर कैन टेक बेनिफिट ऑफ हिज माइनॉरिटी। और ऐसा थर्ड क्लास सिस्टम है अपने इंडिया में, उनको भी बाल सुधारक केंद्र भेज दिया जाता है और बाहर छोड़ दिया जाता है। एक सिंपल सी चीज और है, आज के टाइम में आपने देखा होगा लोग लगते नहीं 18 के, वो ज्यादा के लगते हैं। लड़कियों की बात करूंगा अगर मैं, खासकर हाइट है तो वो 10वीं में शेव बनाना चालू है, दाढ़ी ऐसे बाबा जैसी शेव हो जाती है उनके। उन्होंने अपने आप की एज ज्यादा बता दी, अपने आप को मेजर बता के काम कर लिया। नहीं समझा मेरी बात? था वो माइनर, उसने अपने आप को क्या बता दिया? मेजर। कंपनी ने ज्यादा ध्यान नहीं लगाया, पहले होती थी ये चीजें यार, पहले होती थी, पहले इतने डॉक्यूमेंट से काम नहीं होता था, तो उसने अपने आप को मेजर बता के काम तो कर लिया, आगे जाके पता चला वो तो माइनर है। अब क्या करें? अब कंपनी कह रहे अरे हमें तो लगा ही नहीं था उसको देख के, आप बताओ उसको देख के कौन कहेगा ये 16 साल का है, ये 17 साल का है। मैं कहूँ 14-14 साल के बच्चे आजकल बाइकें चलाते हैं इतनी बड़ी बड़ी, उनके वजन से ज्यादा तो बाइक है, और वो फायदा उठा रहे हैं अपने माइनर होने का। कुछ हो भी गया तो कुछ होता जाता नहीं है। ये है पूरा पैरा आपका। मेजर होने के बाद सारे राइट्स माइनर के हाथ में, तो डिसाइड कर ले तेरे को क्या करना है, बनना है बन जा, नहीं बनना मत बन, कंपनी तेरे अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं ले सकती। कहाँ कहते हैं? मुझे बता कहाँ कहते हैं। बेटा इंडिया में जितने गार्जियंस है ना, आउट ऑफ जितने भी है 90% जेल चले जाएंगे, 90%। उसमें मेरी सिस्टर भी है, उसका 14 साल का बच्चा जो एक्टिवा बाइक सब चलाता है। तो शुरुआत तो हमारे घर से कर ले, मैं सेकंड मेरे से कर लेता जब मैं छोटा था, 17 साल की उम्र से बाइक चला रहा हूँ मैं। आप ईमानदारी से बताओ, अपने इंडिया में ऐसा होता है कि हर इंसान जो व्हीकल चला रहा है उसके हाथ में लाइसेंस होता है? बाहर जाओ आप, नहीं सर। विदाउट लाइसेंस तो आप गाड़ी के स्टीयरिंग के भी नहीं हाथ लगाओगे। अगर आप पकड़े गए ना ये करते हुए, आपकी गाड़ी जब्त, और पेनल्टी फाइन जो लगता है वहां इतना तगड़ा, नेक्स्ट टाइम करने से पहले अपने तो इंडिया का सिस्टम क्या, 100 रुपए, अगर पकड़े गए 200 रुपए, त्योहार होली दिवाली है तो 500 रुपए,
इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। तो अगर तू ऐसे आ जाए ना, आज यहाँ पे मान ले ट्रैफिक पुलिस वाले को एक काम देते, जितने व्हीकल आ रहे हैं उन सबके लाइसेंस चेक करो, और शाम को देखना कतार लग जाएगी लंबी, कितने तो तुम जैसे छोटे छोटे बच्चे निकलेंगे कोचिंगों में से जो व्हीकल से आ रहे हैं। स्कूल के बाहर कभी देखा हो पुलिस वाले खड़े हो जाते थे सुबह सुबह, स्कूल के बाहर आते हैं बाइक से, दिखा लाइसेंस का है, नहीं है लाइसेंस, ले चालान बन गया, और गार्जियन पे करेंगे आके क्योंकि उन्होंने दिया है व्हीकल। जेल वाला मैंने नहीं सुना, मुझे बताना कहाँ है, अपन डिस्कस कर लेंगे, मैं क्या कह रहा हूं, मुझे बताना कहाँ है, अपन डिस्कस कर लेंगे। वो तो ऐसा है कोई बहुत ही बड़ा कारनामा हुआ हो तो कोई एक्सेप्शनल केस है वो उठा के ले जाते हैं। मूवीज नहीं देखी क्या आप लोगों ने, मूवीज में एक बार पेरेंट्स को उठा के ले जाते हैं, अब आगे क्या केस है वो तो अकॉर्डिंगली डील होता है फिर। ये है लास्ट पॉइंट, इफ शेयर्स आर ट्रांसफर्ड टू अ माइनर द ट्रांसफरर shall remain liable for all future calls on such shares as long as they are held by the minor, even the transferor was ignorant of his minority. If the company knows his minority, it may refuse to register the share unless the transfer was made through the guardian. क्या मतलब हुआ? सिंपल एक कहानी, ये देखो, शेयर्स क्या थे? पार्टली पेड। पहली चीज, क्या कंपनी रिफ्यूज कर सकती है? हाँ, हाँ, अगर कंपनी को पता चल जाए कि वो बंदा माइनर है, उसकी माइनॉरिटी नॉलेज में आ जाए कंपनी के, तो कंपनी मना कर सकती है, हाँ कर सकती है। बट अगर उनको पता ही नहीं था कि वो माइनर है, तो जिम्मेदारी किसकी होगी? माइनर की है जिसने करे थे ट्रांसफर, जिसने करे थे ट्रांसफर इस केस में। क्यों? क्योंकि सामने वाला क्या है, करने वाला तो मेजर था ना। अब इसे एक बेसलेस सा डाउट, सर मान लो, वो मजे लेते हैं लोग क्लास में गए, सर मान लो करने वाला भी माइनर, कैसे हो सकता है यार ये? एक बच्चे ने मुझसे सवाल पूछा हुआ एक जमाने में, सर मान लो करने वाला भी अगर माइनर हो तो? ऐसा नहीं होता, कभी भी ऐसा नहीं होता। हाँ, अब पूरा टॉपिक पढ़ लिया, क्रक्स क्या है ये देख लो, मत याद करो इतना। क्या शेयर्स माइनर को ट्रांसफर हो सकते हैं? नहीं, यस, प्रोवाइडेड शेयर्स आर फुली पेड अप। और किसने लिए ये शेयर्स? अप्लाइड बाय हिज नेचुरल गार्जियन। खत्म कहानी, ये है क्रक्स। और अगर ये शेयर्स पार्टली पेड अप है, देन कंपनी कैन रिफ्यूज। अगर शेयर्स क्या है, पार्टी पेड अप, तो कंपनी क्या कर सकती है? रिमूव, रिफ्यूज। क्रक्स ये है इस पूरे पॉइंट का। आई होप यहां तक सबके समझ में आ गई ये चीज। यस सर। चलो, यस सर। चलो, बहुत बहुत बढ़िया। हटा दो ये, एक मिनट, यस सर। आगे आ जाओ। सब हो गया, अब आ जाओ यहां, एडीआर जीडीआर। अब आप कह रहे हो सर हमने पढ़ा, हमें थोड़ा थोड़ा समझ में आया, तुमने पढ़ाई पता नहीं कब होगा जाके, वरना तुम्हें पूरा पूरा भी आ जाता समझ में। देखो अब कैसे, इट हैज बीन क्लैरिफाइड बाय, शॉर्ट में क्या कहते हैं? सर हम तो ये भी याद करेंगे, नहीं करेंगे। सर्कुलर नंबर याद कर सकते हो, भर भर के हैं किताब में। इट हैज बीन क्लैरिफाइड बाय एमसी, उन्होंने क्या क्लैरिफाई करा है ये देखो, इस तरीके से याद करना है। इट हैज बीन क्लैरिफाइड बाय एमसीए डेट, पहला पॉइंट क्या है? एज पर सेक्शन 41(1) एंड सबसेक्शन 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956, आज वाले की बात नहीं करते हैं अब ये तो पुराने वाले सेक्शन है। कॉरस्पॉन्ड टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 55(1) एंड 2 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, अपने लिए कौन सा काम का है? ये जो है ना, ये भी काम का नहीं है।
आप यहां से कर लो ना, और लाइन क्या लिख सकते हैं, एज पर सेक्शन। कॉरस्पॉन्ड करना मतलब पुराना सेक्शन ये था और नया ये है। अब मेरे तो कोई ये नहीं पता पुराना वाला किसको याद है, किसी को भी नहीं। नया वाला याद करना है, नहीं करना। अब तो सिंपल चलो ना। ये तो वही लिखा हुआ है, आप पढ़ के देखो एक बार। A person is a member of a company who is a subscriber to the memorandum, और बहुत ध्यान से, whose name has been entered in the register of member। दो खूबियां, पहली, एक तो सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम, उसका नाम कंपनी के रजिस्टर में भी होना चाहिए। मेंबर के तीनों पॉइंट एप्लीकेबल होते हैं प्रैक्टिकली। अब ये ध्यान से देखिए, सिंस 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 द होल्डर ऑफ जीडीआर इज नीदर अ सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम nor a holder of the shares, his name cannot be entered in the register of member। मेरे पास तो क्या है, डीआर है, शेयर्स थोड़ी है मेरे पास। नहीं समझ में आई मेरी बात? ये कल एग्जांपल पूरा समझाया था आपको बड़ा सा एक, अभी दिखाता हूं। अभी देयरफॉर होल्डर ऑफ जीडीआर रिसिप्ट ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट कैन नॉट बी कॉल्ड अ मेंबर ऑफ द कंपनी। अब आपसे आपसे एग्जामिनर बड़ा शातिर है, उसको पता है कि बच्चा 2 मॉड्यूल नहीं दे रहा है, कितने सारे बच्चे नहीं देते। उसने एक सवाल डाल दिया, ये कैन अ जीडीआर होल्डर इज अ मेंबर ऑफ अ कंपनी, इफ नो देन हाउ कैन ही बिकम अ मेंबर ऑफ अ कंपनी, एक्सप्लेन। हाउ कैन ही बिकम अ मेंबर ऑफ अ कंपनी, पहले तो आपको ये समझाना पड़ेगा। फिर उसका आंसर क्या होगा, ही कैन बिकम अ मेंबर ऑफ अ कंपनी इफ ही सबमिट हिज डीआर एंड गेट देम कन्वर्टेड इनटू शेयर्स एंड गेट हिज नेम एंटर्ड इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर। समझ में आ गई बात मेरी? हम बाहर थे तो विदेशी करेंसी काम में ले रहे थे, इंडिया आ गए तो विदेशी देके देसी करेंसी ले ली। चलाओ आप मार्केट में जाके, क्या दिक्कत आ रही है? याद आई, समझ में आई या नहीं आई ये बात? यस सर। डन है यहां तक? अब पढ़ो आगे क्या दिक्कत आ रही है। यस सर। थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, यहां तक तो समझ में आ गया होगा, ये समझा भी दिया था आपको। अब ध्यान से देखो, फिर से कॉरस्पॉन्ड कॉरस्पॉन्ड अपना अपने दिमाग से चलो, मैं तो सीधे यहां से पढ़ा रहा हूं आपको। A person holding share capital of the company and whose name is entered as a beneficial owner in the records of a depository is deemed to be a member of a company। याद आ रही है ये बात, डिपॉजिटरी वाली? यस सर। Since the overseas depository bank as referred in the scheme is neither a depository as defined in the Companies Act 1956 and Depositories Act 1996, nor holding the share capital of a company, therefore it cannot be deemed to be a member of the company। क्या मतलब हुआ? वो जो बाहर वाली डिपॉजिटरी है ना, वो जो इशू कर रही है, याद करो वो बात मेरी एक बार वापस से, याद आ रही है? एक मिनट, बाहर वाली डिपॉजिटरी जो डीआर इशू कर रही है, उसे भी डीम्ड मेंबर नहीं मानना, क्योंकि उसके पास तो है ही नहीं ना शेयर, वो तो इशू कर रही है हार्डली। याद आ रही है बात? याद आ रही है बात? आगे ध्यान से देखो, अ होल्डर ऑफ जीडीआर मे बिकम, स्टार लगा लो यहाँ पे, a holder of GDR may become a member of a company only on transfer or redemption of GDR into underlying equity share। सर थोड़ी सी टिपिकल सी लग रही है लैंग्वेज, है ना? सिंपल कर दो उसको, ब्रैकेट में लिखो, a holder of GDR may become a member, यहां तक तो है ही, आफ्टर conversion of DR into इक्विटी शेयर्स, खत्म। ये सेबी की लैंग्वेज है पूरी वाली। अंडरलाइंग इक्विटी शेयर का मतलब है वो इक्विटी शेयर जिनके बेस पे डीआर इशू हुए थे। वो किसके पास जमा करवाए थे इक्विटी शेयर? वर्ड बताओ। कस्टोडियन, कस्टोडियन जिसके पास कस्टडी थी शेयर्स की। तो कहने का मतलब क्या, अंडरलाइंग इक्विटी शेयर्स क्या हो गए, वो शेयर्स जो हमने कस्टोडियन के पास जमा करवाए थे, उसके बेसिस पे बाहर वाले ने क्या इशू कर दिए थे, डीआर। और रिलेटेड होते हैं दोनों।
ये सेबी में है लिखा हुआ, फाइनल में आता है, कॉर्पोरेट फंडिंग करके पेपर है, वहां लिखा हुआ है पूरा। ये लास्ट वाला पैरा पढ़ो। Since the underlying equity shares are allotted in the name of ODB, the name of such overseas depository bank is to be entered in the register of member of the issuing company. However, until transfer redemption into equity share, overseas depository cannot be considered as a nominee of the holder of GDR. क्या है ये सब? क्या है ये सब? कंसेप्ट तो खत्म हो गया है ऊपर आपका। ये क्या है? रजिस्टर ऑफ मेंबर में, हाँ फिर ये पॉइंट अगर मैं आपको बताऊं ना, सेबी में कैसे लिखा हुआ है, सेबी में ये कहा जाता है, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनो, सेबी में ये कहा जाता है जब तक डीआर होल्डर अगर डीआर को इक्विटी में शेयर्स में कन्वर्ट नहीं करता, जब तक इन शेयर्स पे वोटिंग का क्या होगा। नहीं समझे? शेयर्स तो हमने यहाँ जमा करवा दिए थे ना, एक मिनट, हमने 10,000 शेयर्स तो जमा करवा दिए और इनके बेसिस पे बाहर क्या इशू हो गए, 10,000 डीआर। अब सवाल ये है, इन 10,000 शेयर्स के बेसिस पे वोटिंग राइट्स कौन करेगा? ये किसके हाथ में होंगे? वो किसके हाथ में होते हैं? बहुत ध्यान से मेरी एक बात सुनो, वो किसके हाथ में होते हैं? ओडीबी इन अकॉर्डेंस विद अग्रीमेंट, जैसा भी अग्रीमेंट में लिखा होगा। प्रैक्टिकली वो ओवरसीज डिपॉजिटरी के हाथ पे होता है। ये सब कुछ प्रोफेशनल में कॉर्पोरेट फंडिंग के पूरे चैप्टर में लिखा हुआ है। नहीं भी बताऊंगा तो उसकी हिंदी करके अपना कंसेप्ट बना लो, बट मैं आपको उसका लॉजिक बता रहा हूं क्या है। कर सकती है उस हिसाब से जैसा अग्रीमेंट हमने करा होगा। और मैंने एक बात बताई थी, वैसे भी इन लोगों को वोटिंग वोटिंग से इतना कोई मतलब नहीं होता है, ये लोग पैसा कमाते हैं हार्डली फॉरेन करेंसी से, और कुछ नहीं। आई होप यहां तक का कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। यस सर। ये जॉइंट मेंबर वाली बात याद आ रही है? अच्छा, अगर पब्लिक कंपनी है और 4 लोग जॉइंट मेंबर हैं तो कितना काउंट करना है? आप चारों कर लो ना, क्या दिक्कत आ रही है? याद करो, ये बात भी बताई थी। अगर एक पब्लिक कंपनी में हम जॉइंट मेंबर हैं तो हमें कितना काउंट करना है? मान लो ए बी सी डी, आप जॉइंट होल्डर हो। प्राइवेट कंपनी क्या कहती है, कितना काउंट करना है? 1। पब्लिक कंपनी क्या कहती है? 4 कर लो ना, हमें क्या दिक्कत है? राइट एक का ही दूंगा, राइट एक का ही दूंगा, काउंट 4 कर लो, क्या दिक्कत है? रीजन, यहाँ पे 200 की मैक्सिमम लिमिट होती है, यहाँ पे ऐसी कोई लिमिट नहीं होती। अब ये इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट से अपन ने मीनिंग निकाली है, लिखा नहीं जाता ये। समझ में आ गई होगी बात। ये जॉइंट मेंबर वालों में कोई दिक्कत है क्या? ये अपन ने पढ़ा हुआ है पहले भी, शेयर कैपिटल में भी थी ये सब बातें, फिर से रिपीट करूं क्या? ये कर लो। If more than one person apply for shares in a company and shares are allotted to them, each one of such applicant becomes a member. Unless the article of a company otherwise provide, highlight करो ये line, unless the article of a company otherwise provide, joint member can insist on having their name registered in any order they may require. Transposition, पोजीशन के हिसाब से राइट्स मिलते थे। याद करो बात, मैंने बताया था वहां पे आर्टिकल अगर कहे जब तो सीनियर मोस्ट मेंबर होता है, वहां लिखी हुई थी बात, फिर मैंने वहां बताई भी थी ये बात, जो सीनियर मोस्ट होता है उसे हम राइट देते हैं अगर आर्टिकल कहे तो, नहीं तो जनरली क्या होता है जिसका नाम पहले लिखा होता है। अब किसी भी सीक्वेंस में लिखवाओ ना, ए बी सी डी, डी सी बी ए, जो आपको लिखवाना है। ये बात भी बता चुका हूं मैं आपको आगे। दे मे ऑल्सो हैव देयर होल्डिंग, क्या लिखा हुआ है? into several joint holding with their name in different orders so that all of them may acquire a right to vote। क्या मतलब हुआ? इस तरीके से, ये देखो जॉइंट होल्डर है ए बी सी डी, नाम किसका है? पहला ए का, तो राइट से इसको मिलेंगे ए को। इन लोगों ने क्या करी? अपनी होल्डिंग स्प्लिट कर ली। 400 शेयर्स थे ये,
100 100 100 100। अब इस 100 में भी क्या कर लिया, ए ई एफ, यहां पे कर लिया बी जी एच, यहां पे कर लिया मान लो सी आई जे, यहां पे कर लिया डी के एल। क्या मतलब हुआ इसका, इन्होंने अपनी जॉइंट होल्डिंग पहले अलग करी और उसे फिर से जॉइंट में कर लिया। अब राइट किसको मिलेगा वोटिंग का, ये कर लो, नहीं तो सिंपल ए बी सी डी यही रख लो, स्प्लिट कर सकते हो आप अलग अलग। मैंने आपको एक एग्जांपल लेके बताया था, जैसे प्रॉपर्टी का क्या करा जाता है, बंटवारा। एक शानदार आलीशान 1500 गज की कोठी, 3 भाई मिलके रहते हैं, आज कलेश हो गए तीनों में, 500 500 और 500। पहले जेडीए में पूरा मकान एक के नाम पे था, अब 3 के नाम पे है। पहले जेडीए ने डॉक्यूमेंट एक दिया था, अब 3 दिए हैं। आपने कभी ईमानदारी से बताना, कभी ऐसा था क्या मकान का नंबर 11A 11B 11C पढ़ा हो कभी, ये क्या होता है 11A 11B 11C, एक ही मकान के हिस्से हो गए ना, एक ही प्लॉट था जिसके हिस्से हो गए। समझ में आई कहानी। मैं आपको एक लाइव एग्जांपल बताऊं, आपको मजाक लगती है वैसे मेरी बातें, है ना, ये इतने सारे लाइव एग्जांपल कहां से उठा के लाता है डेली यार, मतलब इतना ज्यादा प्रैक्टिकल कैसे कोई इंसान हो सकता है कि उसके पास हर चीज के प्रैक्टिकल एग्जांपल है। एक मिनट रुको, BITTU बिट्टू, यहां जो बैठे हैं वो देख सकते हैं, देख एक बार पकड़िए, एक प्लॉट का साइट प्लान है ये, D27, यहां देखो ध्यान से, बीच का प्लॉट है ये D27, 355 गज का है, ये मेरा प्लॉट है, मैंने अभी रिसेंटली खरीदा है। इसके आसपास भी प्लॉट के नंबर लिखे हुए है, एक और होगा 20, यहाँ पे भी देख, लेफ्ट और राइट में भी होंगे, कहीं है दे। अच्छा ये अदरलैंड आ गई ना। अभी क्या कहानी थी आपको बताता हूँ, मैंने जिस बंदे से प्लॉट खरीदा ना, उसने क्या करा, पहले ये वाला प्लॉट खरीदा, जस्ट उसके बगल का ये वाला प्लॉट खरीदा, उसके बाद उसका ये प्लॉट भी खरीद लिया और उसके बाद ये प्लॉट भी खरीद लिया। जेडीए के नक्शे में ये अलग 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 प्लॉट थे, नहीं समझा मेरी बात, सालों से खरीदवा था वो जमीन है। तो उसने क्या करा, एक इलाके में अराउंड ये जहां तक मुझे याद है 1400-1500 गज जमीन है ये, फिर उसने क्या करा, इस पूरी जमीन का हिंदी में कहते हैं डोला खिंचवा दिया, बाउंड्री वॉल, और पूरा ऐसा आलीशान 1500 गज का एक प्लॉट बना दिया इन सबका। अब इसने अपना दिमाग लगाया, मैं कहूंगा ऐसी कौड़ियों के रेट में इसने ये जमीनें खरीदी हुई है, कोई भी खरीद लेता उस टाइम। तो पहले इतना बड़ा प्लॉट कर लिया, छोटे छोटे खरीदे, बड़ा कर लिया, अब जब बेचे ना, जब बेचे, जब अलग अलग करके बेच दिए वापस से, मैंने खरीद लिया ये बीच वाला, सबसे बड़ा प्लॉट यही था, 40 का फ्रंट है और 80 की डेप्थ है, एक आलीशान मकान बन जाए, इस साइज का प्लॉट है, गार्डन वार्डन सब। अब ये छोटे छोटे प्लॉट थे 200, कोई 250, ये साउथ फेसिंग के थे, मुझे ये फेसिंग चाहिए थी, जस्ट मेन रोड दिखाई दे रही है यहाँ से 2 कदम आगे। नहीं समझा मेरी बात, पहले इसने छोटे छोटे प्लॉट खरीदे, उनको कंसोलिडेट करके एक कर लिया, फिर वापस से छोटे छोटे करके फिर से निकाल दिए, पैसा कमाने का तरीका था। होता है ना ये सब, रियल लाइफ में होता है, मैंने तो करा हुआ है रिसेंटली, इसलिए मुझे पता है होती है ये चीज। उम्मीद है स्प्लिट वाला भी समझ में आ गया। बेटा सारे ऑप्शंस होते हैं, छोटे को बड़ा भी कर सकते हो ना, तो बड़े को छोटा भी कर सकते हैं अपन। आई होप यहां तक कंसेप्ट समझ में आ गए। Yes, sir. अब नॉमिनी वॉमिनी की Yes, बात बताऊं क्या, sir. where the shares of a company were registered in the joint name of the company, one of the director it was held that director was a nominee of the company for that purpose. He could act jointly with the company and not individually. He had no right of his own in respect of the share and was not entitled to bring proceeding on the basis of being one of the registered holder as held in the exchange level. क्या है ये, क्या है ये, क्या है ये? हाँ
बताएं क्या कहा। एक कंपनी है XYZ लिमिटेड, इसका एक डायरेक्टर है। डायरेक्टर कौन होते हैं? जो कंपनी चलाते हैं, जनरल मीनिंग जो कंपनी चलाते हैं, जो कंपनी तो सारे ऑप्शन ले लिए, करेक्ट नहीं लिए। जो कंपनी चलाते हैं, जो कंपनी की मैनेजमेंट चलाते हैं, इस डायरेक्टर को हमने बना दिया नॉमिनी। किसका? कंपनी XYZ लिमिटेड के शेयर्स का। अब कोई भी डिसीजन क्या ये अकेला ले सकता है क्या? मान लो कंपनी XYZ लिमिटेड बेटा स्टार्ट मैंने करी थी, प्रमोटर मैं था। मैंने कहा देख भाई मेरे पास तो 10-10 काम है, मैं संभाल नहीं पा रहा, तू नॉमिनी बन जा, तू संभाल ले कंपनी, शेयर्स में तेरे नाम पे कर देता हूं अभी के लिए, नॉमिनी तेरे को बना देता हूं। बट क्या ये नॉमिनी कोई भी डिसीजन ले सकता है क्या? कोई भी ले सकता है डिसीजन। लाइन पढ़ो एक बार ध्यान से, क्या लिखी? Where the shares of a company were registered in the joint name of the company, registered in the joint name of the company and one of the director. It was held director was a nominee of a company for that purpose. He could act कैसे? Jointly with the company and not, अकेला कोई डिसीजन नहीं ले सकता। अब कंपनी और डायरेक्टर मिलके, कंपनी और डायरेक्टर मिलके मतलब डायरेक्टर और कंपनी मिलके, कंपनी आर्टिफिशियल है, चला कौन रहा है? ओनर कौन था? प्रमोटर कौन था? तो कोई भी डिसीजन क्या डायरेक्टर अकेला लेगा या प्रमोटर से पूछ के लेगा? रीजन जॉइंट है, ये जॉइंट है, ये अकेले इसके नाम पे नहीं है। समझ में आई ये बात? आई होप सबके क्लियर है यहां तक। He had no right of his own in respect of the shares and was not entitled to bring proceeding. कोई लीगल एक्शन अकेला नहीं ले सकता। ये भी समझ में आ गया होगा। क्लियर है यहां तक? ये सब बेटा एग्जाम के केस लॉज है, ये सब केस लॉज है ये। Yes, sir. इनके ऊपर एग्जामिनर कुछ नहीं करेगा, केस स्टडी सजा के आपको दे देगा। आपको पहचान नहीं है हार्डली कि हमने एक कंसेप्ट यहां पढ़ा था, हमने एक कंसेप्ट यहां पढ़ा था। सीजेशन ऑफ मेंबरशिप फर्जी सा है, बाद में बताऊंगा, आगे आओ। रेक्टिफिकेशन सेम वही है जो शेयर कैपिटल में पढ़ाया था, रिपीट नहीं करूंगा वापस। सर मैंने तो अभी ज्वाइन करा है, मैंने शेयर कैपिटल नहीं पढ़ा, प्लीज रिपीट कर दो, एक बार वीडियो देखो, है ना, एक बार वीडियो देखो। जो अभी जब अपना वीकेंड ऑफ आएगा ना, तो जो अभी जैसे आप अभी ज्वाइन हुए हो, आप एक काम करो, जब तक उस शेयर कैपिटल के सारे वीडियोस को देख लेना 2-3 दिनों में, फिर जब आप आओ तो उसके जितने डाउट्स आ रहे हैं ना, वो डाउट्स निकाल दो, अपन वापस से ले लेंगे। उसमें एक टॉपिक भी समझा रखा है, और वैसे कभी होगा तो 5-10 मिनट कभी पहले आ जाना, मैं अलग से समझा दूंगा पूरा ये। चल, इंडिविजुअल राइट्स मतलब हाँ, वो क्या क्या राइट्स दिए जाते हैं एज अ इंडिविजुअल शेयर होल्डर, आपके राइट्स क्या है? कीवर्ड्स को अगर मैं हाईलाइट करवाऊं, राइट टू रिसीव कॉपी किस किस चीज की? फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एवरेज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रिपोर्ट ऑफ द कॉस्ट ऑडिटर, नोटिस ऑफ जीएम। सर ये कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं? कंपनी होल्डिंग भी है और कंपनी की सब्सिडियरी भी है, दोनों के मिला के जो अकाउंट्स बनाते हैं ना, उसे कहते हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जब होल्डिंग कंपनी में, जैसे मैंने कहा, आपकी फैमिली में मान लो आपके पापा की पर मंथ इनकम 2 लाख रुपए है, आपकी इनकम 1 लाख रुपए, भैया की इनकम 2 लाख रुपए है, मम्मी की इनकम 3 लाख रुपए है, तो मैंने कहा फैमिली की कंसोलिडेटेड इनकम कितनी है, सबका जोड़ लगा लो, ये है ये। जैसे रिलायंस इंडस्ट्री है, तो रिलायंस इंडस्ट्री होल्डिंग हो गई, जियो उसकी सब्सिडरी हो गई, तो सब्सिडरी के अकाउंट्स किसमें मर्ज हो जाते हैं? बता दो कंबाइंड क्या है फिर। इसके बाद राइट टू इंस्पेक्ट, हम क्या कर सकते हैं, सॉरी एक मिनट, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, एक मिनट, इंस्पेक्ट, वो भी कैसे? विदाउट पेमेंट और ऑन पेमेंट ऑफ प्रेस्क्राइब फीस। फोकट भी हो सकता है या कोई नॉमिनल फीस हो सकती है, जैसे क्या क्या? डिबेंचर ट्रस्ट डीड, रजिस्टर ऑफ चार्जेस, मैंने इंट्रो क्लास में बताया था चार्ज का मतलब आपको, असेट्स को गिरवी रखना, कॉपी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद एमडी होल टाइम डायरेक्टर, शेयर होल्डर मिनट बुक, मिनट वर्ड याद आ रहा है? मिनट्स, बहुत बढ़िया, समरी ऑफ द मीटिंग, मिनट्स का मतलब होता है समरी ऑफ द मीटिंग,
राइट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये सब कुछ देखो आप सेक्शन नंबर लिखे हुए, या आगे सारे सेक्शंस आने वाले हैं आपके, सब आगे आने वाले हैं। राइट ऑफ कंपनीज इन विच डायरेक्टर्स आर इंटरेस्टेड, इसे इंटरेस्टेड डायरेक्टर कहते हैं, डायरेक्टर्स में है ये। रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर एंड केएमपी, कहने का मतलब क्या, फर्जी सी चीजें हमें मिलेगा क्या, हम जांच पड़ताल क्या कर सकते हैं। राइट टू अटेंड द मीटिंग एंड एक्सरसाइज देयर वोटिंग राइट, अब चाहे पर्सनली करूं या थ्रू प्रॉक्सी, याद आ रहा है मैं नहीं गया, मैंने अपने बिहाफ पे किसी को भेजा। एक बात याद करो, प्रॉक्सी वोट कर सकता है क्या मीटिंग में? No, sir. हाँ या ना? आप अटेंड कर सकते, एक केस में वोट कर सकता है। आगे टॉपिक आएगा एक, वोटिंग बाय पोल। एक तो होता है शो ऑफ हैंड, ये भी याद करो, एक तो होता है शो ऑफ हैंड, एक शेयर होल्डर इक्वल टू एक वोट, एक होता है पोल, वन शेयर होल्डर इक्वल टू वन वोट। जनरल मीटिंग के चैप्टर में पढ़ोगे आप, प्रॉक्सी केवल पोल में वोटिंग कर सकता है, शो ऑफ हैंड में नहीं करता। सर क्यों नहीं करता, क्या है वो सब आगे बताऊंगा डायरेक्टर्स के अंदर। तो ये कुछ भी नहीं बेटा, ये सब आपके रेस्पेक्टिव चैप्टर्स है सारे, ये देखो वापस से सेक्शन नंबर लिखे हुए सारे, ये सब आपके चैप्टर्स हैं, उन चैप्टर में ऑटोमेटिकली एज अ मेंबर आपको राइट मिला हुआ है। पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब कुछ अपन पढ़ने वाले हैं अभी आगे, ये तो मैं आज ही आपको दिखाने वाला हूं थोड़ा सा। ये सेक्शन 48 याद है मैंने कहा था, वेरिएशन इन शेयर होल्डर राइट, एक टॉपिक बाकी है इसका, वो ये वाला, और ये इंपॉर्टेंट भी एग्जाम्स के लिए। एक मिनट, यही वाला देख लो एक बार, बस ये लास्ट एक बार। नाम से क्या फील आ रहा है नाम से फील क्या आ रहा है ये बताओ। शेयर होल्डर्स के राइट्स में वेरिएशन करना, बदलाव करना। अच्छा, क्या वो बदलाव कंपनी अपनी इच्छा से कर ले या आपसे पूछ के करे? एक टेलर के गए आप लोग, कुछ बनवानी है ड्रेस, अब उस ड्रेस में आपने तो उसको बता दिया ये करना है, टेलर ने अपने हिसाब से चेंजेस कर दी, आप ड्रेस लेने गए, आपने उसे दो लपड़ लगाए, ड्रेस मुंह पे वहीं फेंक दी, क्यों? क्या कहोगे आप उसको सीधे? किससे पूछ के ये किया, क्या कहा था तुझे, क्या करना है तुझे, यही होगा, यही होगा। रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, उसने आपसे पूछा स्पाइसी बनानी है सब्जी या थोड़ी सी ठीक ठाक, आपने कहा ठीक ठाक, लेकिन सब्जी स्पाइसी आ गई, वहां पे भी गुस्सा नहीं आता, क्यों तूने हमारी दी हुई चीज में वेरिएशन कर दिया। इवन आप आधी सब्जी खा के उसको बोलते हो चेंज कर, दूसरी लेके आ, और लिटरली बताओ चेंज होती है। 5 स्टार होटल की पॉलिसी होती है, खाना खा रहे हो, कंकर निकल गया ना खाने में, कंकर बाल, पूरी डिश रिप्लेस होती है। लोग करते हैं ऐसा, मुंह में एक कंकर ले दो, क्या दिक्कत आ रही है? हाँ वो मजाक लग रही है मेरी बात, दिल्ली में पूरा आर्टिकल आया था एक बार, ये एक बंदे को सीसीटीवी में देखा था, यहाँ मुंह में कंकर लेके आया था साइड में, खाना खा लिया और कंकर वहां फेंक दिया, कह रहा ये देखो डिश में कंकर। उन्हें पता है ना उनके राइट्स क्या है, और 5 स्टार होटल की पॉलिसी है पूरी डिश रिप्लेस होती है, अदरवाइज फ्री होती है। स्विगी से कभी पैसा रिफंड नहीं लिया? स्विगी से कभी सामान मंगाया और कभी पैसा रिफंड लिया हो? हम जानते हैं, हमने तो बहुत बार करा हुआ है, ऐसे नहीं जानबूझ के नहीं करा था। हम लोगों ने एक बार एक कॉम्बो मील मंगाई, उसमें हार्डली रायता नहीं आया था इतना सा, अब डिश में अलग ऑप्शन नहीं था, कभी आप करके देखना, हेल्प में ऑप्शन आता है कि किस आइटम से रिलेटेड दिक्कत थी, वो पूरी मील थी, अब मील में कर्ड का ऑप्शन अलग नहीं था, मैंने मील पे क्लिक करा, 30-35 मिनट में पूरी मील वापस से आ गई। हम पुराने इंस्टीट्यूट में बैठे हुए थे उस टाइम, हम तकरीबन 4 या 6 लोगों ने खाना खाया था 130 रुपए में, 130 रुपए में। आप वो मजाक लगती है ना ये चीज, आप करके देखो। ये कहने का मतलब क्या है, आपकी दी हुई चीज, आपको बताई गई चीज में मैं वेरिएशन नहीं करता है। अगर मुझे करना है ना, पहले आपसे आपकी कंसेंट लेनी। अब सर एक एक बात मन में आ रही है, ये एग्री 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 नहीं है, ये एग्री नहीं है। जो अग्री है चलो उनका तो समझ में आ गया, जो अग्री नहीं है उन्हें एक नाम दे देते हैं, डिसेंटिएंट शेयर। नाम से कुछ समझ में आ रहा है? अब जो अपन ने एग्जांपल लिया, जो ओपिनियन के फेवर में नहीं है, जो डिसग्रीड है, जो फेवर में नहीं है। अच्छा,
एक छोटी सी बात और आप में से कभी ऐसा देखा है कोई कंस्ट्रक्शन चल रहा है इस साइड पे, ये बिल्डिंग बन रही है, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये पेंट हाउसेस, 1 पेंट हाउस 2, और ये टेरेस, आए दिन कंस्ट्रक्शन साइट्स देखी होगी। चलते हुए काम पे अचानक से कोर्ट ने क्या लगा दिया, स्टे। रीजन, किसी ने केस फाइल कर दिया कि इस जमीन पे 2 या 3 फ्लोर से ज्यादा नहीं बन सकता। आपको पता है जब ये मकान अपार्टमेंट बनाया जाता है, सॉइल टेस्टिंग होती है, क्या इस जमीन पे इतनी बड़ी बिल्डिंग टिक भी पाएगी या नहीं। आए दिन अपन ने सुनते बिल्डिंग गिर गई अचानक से, वो विदाउट सॉइल टेस्टिंग अपन ने वहां पे ज्यादा माले की बिल्डिंग बना दी। मुंबई वाले तो बड़े वो मैं कहूँ मास्टर लोग बिल्डिंग उड़ा देते हैं पूरी की पूरी। वो खाली करवाई, अंदर बॉम्ब और ये सब डाले, ब्लास्ट करा, बिल्डिंग खत्म 2 मिनट पे। जो जयपुर के तो आपको पता होगा, ये जो जिस रोड पे अभी अपन है, 2 या 3 साल पहले अराउंड 2019 में जेडीए वालों ने ये पूरी ऐसी की तैसी कर दी थी इस रोड की। नहीं, तुम तो जयपुर वाले हो ना। ये जितनी चौड़ी आपको सड़क दिख रही है ना, ये इतनी इतनी आगे तक दुकानें थी लोगों की, यहां से 15-15 फीट आगे तक सबकी दुकानें उड़ा दी, आगे से दुकानें उड़ा दी। इलीगल बैठे हुए थे सब जन, दुकान को आगे बढ़ा बढ़ा के। और जब वो सफाई हुई ना पूरे एरिया की, तो 4-5 दुकानें तो पूरी साफ हो गई। पता क्या चला, वो तो इलीगल बैठे हुए थे सालों से वहां पे, वो दुकान थी नहीं वहां पे। तो मैं क्या कह रहा हूं, जब ये स्टे लगा, मेरा कंसेप्ट क्या है, स्टे लगा तो यहां तक का काम तो सही था ना, ऊपर का गलत था। अब सोचो बिल्डर क्या कहे, अच्छा चलो मुझे ऊपर का मत बनाने दो, नीचे का तो काम चालू रखने दो। अब अगर कोर्ट में, मेरे कंसेप्ट पे जाना ध्यान से, अगर कोर्ट में कोई केस चल रहा है तो क्या भी काम चलता रहेगा या पेंडिंग हो जाएगा? पेंडिंग हो जाएगा सर। समझ में आई बात? चालू कब होगा? जब कोर्ट का ऑर्डर आ जाएगा। तो आप ये कहना चाह रहे हो, अगर हम कोई वेरिएशन कर लेते हैं बट उस वेरिएशन के अगेंस्ट डिसेंटिएंट शेयर होल्डर्स ने अपील लगा दी एनसीएलटी में, तो वो जो चेंज हम कर रहे थे, क्या वो इफेक्टिव हो जाएगा या पेंडिंग हो जाएगा? कब तक के लिए? उम्मीद है कंसेप्ट ले लिया अपन ने सही से, डन है। अच्छा, अब एक बात सर, जैसे कभी कभी जगह जगह हमें शब्द सुनने को मिलता है, ये डिसेंटिएंट शेयर होल्डर है। वैसे आप भूलोगे, डिसेंटिएंट मतलब जो डिसएग्री है। ये प्रैक्टिकली कितने लोग होते हैं जिनके पास 10% शेयर्स हैं? मान लो 100 शेयर थे जिनमें वेरिएशन कर रहे थे, तो जिन भी जनों के पास उसका कम से कम कितना परसेंट है, उसे हम क्या कहते हैं? अब चाहे वो 1 हो, 10 हो या 20 हो, नहीं समझे? इवन दिस 10% कैन बी होल्ड इवन बाय 1% और मोर देन 1%। किसी एक के पास भी तो हो सकता है। बैठी चीज दिमाग में थोड़ी सी, थोड़ा बहुत गया। तो सर क्या ये पूरे कंपनी लॉ में चलना है? क्या पूरे कंपनी लॉ में चलेगा ये? हाँ, नहीं नहीं नहीं, वो तो अभी बताऊंगा कौन से। ये चीज तो समझ में आ गई, कंसेप्ट बैठा दिमाग में। अब सर एक सवाल आता है मन में, ये है क्रक्स, सुपर हेड पॉइंट, या और कहूं एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट, या एक चीज और, बड़ा ही स्पेशल पॉइंट। क्यों? क्यों? दिस पॉइंट इज कनेक्टेड विद सेबी एंड कंपनी लॉ स्टूडेंट इस पॉइंट को जान ही नहीं सकता। और एक बार कंपनी लॉ के पेपर में सवाल पूछा हुआ है, बच्चे के तोते उड़ गए वहां पे, उसके समझ में नहीं आया पॉइंट कहाँ था क्या था, और आते हुए 4 मार्क्स उसके लिए किस में कन्वर्ट हो गए? 0। उसने पूरा डिबेंचर वाला चैप्टर अपना खंगाल डाला, उसको नहीं मिला। उसने ये चैप्टर देख लिया। एक बच्चे की हैबिट क्या होती है, अगर कभी कोई अनजाना अनदेखा सा सवाल लिख जाए, कहाँ पढ़ा था ये, कहाँ था, कौन से चैप्टर में था, ये तो कहीं पढ़ा ही नहीं है, तो सर ने पढ़ाया नहीं हमें, चोर था साला, आधा अधूरा काम करवा गया। मुझे पता है जब सेंटर पे क्यों सवाल नहीं आते ना, हम भी तो स्टूडेंट रह चुके हैं ना, मैंने फिर भी बड़ा डिसेंट वर्ड बोला है, और क्या क्या वहां मन में आ सकता है आपको अंदाजा नहीं है वहां।
अब पॉइंट क्या है, टॉपिक का नाम क्या है, बहुत ध्यान से इस चीज को लिखना, वेरिएशन इन शेयर होल्डर राइट, ये है ना टॉपिक का नाम। एग्जामिनर ने सवाल शेयर होल्डर का नहीं पूछा, उसने नाम दे दिया डिबेंचर होल्डर। अपना सेक्शन क्या कह रहा है, हम किसके राइट्स को बदल रहे हैं, और एग्जाम में सवाल शेयर होल्डर का ना आके किसका आ गया। अब बताओ क्या करना है यहाँ पे, इसका तो प्रोविजन ही नहीं तुम्हारे यहाँ पे कहीं। अब ऑन करो ट्यूबलाइट, ऑन ही नहीं होगी यार, तुमने जब पढ़ाई नहीं तो कहां से ऑन होगी। सेबी में क्या लिखा है, ये सेक्शन 48 कहते हैं इसको अपन, सेम प्रोविजन शैल अप्लाई हियर, सेम प्रोविजंस शैल अप्लाई इवन इन केस ऑफ, ये सेबी में लिखा हुआ है। हाँ, समझ में आई ये बात, समझ में आई ये बात। अब बताऊंगा भी क्या है सेक्शन के अंदर, क्या है, कैसे वेरिएशन हो रहा है, वो तो मैं भी बताऊंगा। ये क्रक्स सुपरहिट एग्जाम ओरिएंटेड स्पेशल पॉइंट क्या था, ये समझ में आ गया क्या। क्या इस सेक्शन की हेडिंग से जिंदगी में कभी फील आएगा कि डिबेंचर होल्डर का, कभी सुना है शेयर होल्डर को डिबेंचर होल्डर कहते हैं। शेयर होल्डर का घर का नाम डिबेंचर होल्डर है, दोनों में होल्डर होल्डर कॉमन है। यूजलेस सेंसलेस बिना सिर पैर की बातें, नहीं प्रोविजन मिलेंगे इसके। अब आखिरी डाउट, सर वेरिएशन का मतलब क्या है। जितना मैंने आपको बता दिया ना, अगर आज जाके पढ़ा नहीं समझ में आता तो सब बर्बाद था, ये यही उसमें लिखा हुआ मिलेगा। अब वेरिएशन हम पहले तो कह रहे हैं, मैं डिबेंचर होल्डर सेफर साइड लिख रहा हूं यहां पे, क्लियर कर रहा हूं, कंपनी लॉ में नहीं लिखा हुआ है, ये मॉड्यूल देख लो, सेक्शन देख लो, नहीं मिलेगा लिखा हुआ। हम यहां बात कर रहे हैं किसकी। अब सिंपल सवाल, ये शेयर होल्डर कौन सा होगा, इक्विटी होगा या प्रेफरेंस होगा, बताएं। इक्विटी होगा, प्रेफरेंस होगा, कौन सा होगा, जल्दी से बताओ। टॉपिक सेक्शन का नाम केवल इतना सा है, वेरिएशन इन शेयर होल्डर राइट। इक्विटी होगा, प्रेफरेंस होगा, बांटो ज्ञान। इक्विटी, पहला आंसर इक्विटी। इट्स टाइम टू स्लीप। हाँ, इक्विटी। हाँ रौनक, मेरे को कुछ भी नहीं पता, मैं तो डब्बा आदमी हूँ। हो सकता है, हाँ रौनक जी आपका आंसर नहीं पता। बेटा ऑनलाइन वालों तुम्हारा आंसर लिख के बताओ ना जल्दी से, कौन सा शेयर होल्डर होगा ये। मेरे को कुछ नहीं पता, मैं पहले आंसर देख रहा हूं अभी। दोनों, अंकिता जी कह रही है दोनों, बोथ। कनिष्का ने उसका इंग्लिश वर्जन बता दिया, सिद्धि भी इंग्लिश बता रही है बोथ। बट यहाँ रौनक बैठी है, रौनक कुछ नहीं बता रही, कह रही है मैं देख लूं पहले क्या हवा चल रही है, कहाँ जा रही है। बेटा ऐसा नहीं होता कि नहीं पता, गलत ही हो जाए, बोलना जरूर चाहिए। जो कंसेप्ट समझ में आने चाहिए ना, वो कभी भी उस तरीके से नहीं आएंगे समझ में, अगर अपन गलत ही आंसर शेयर ना करें। 1% अगर वो लॉजिक आपका सही बैठ जाता है ना, मैं आपको बताऊं थ्रू आउट द लॉ आपको फायदा क्या होगा, आप अपना दिमाग चलाना चाहोगे। यार देख उस दिन भी चलाया था, वही था लॉजिक, क्या पता इस बार भी सही निकल जाए। चलो, बाकियों को कुछ नहीं बताना, इतना समय मेरे पास भी नहीं पूछने का। सेक्शन में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, सेक्शन में कुछ नहीं लिखा, जनरली प्रेफरेंस ही होते हैं। अच्छा आपने जनरली वर्ड क्यों लिया कि जनरली प्रेफरेंस ही होते हैं, लिखा हुआ नहीं है तो हम कह रहे हैं हम तो मानते हैं कि प्रेफरेंस है। मैं मना नहीं करता कि इक्विटी नहीं हो सकते, मैं क्या कह रहा हूं, हम मानते हैं कि कौन से होंगे प्रेफरेंस। सर ऐसा क्यों, इक्विटी शेयर का याद है आपने, इक्विटी शेयर में डीवीआर भी पढ़ा था। वहां पे भी राइट्स में वेरिएशन करते हो आप उनके, वहां पे भी राइट्स में वेरिएशन करते हो, डिविडेंड वोटिंग इन सब में। तो प्रैक्टिकली इतना करना है जब तो डीवीआर इशू कर लो, वेरिएशन करना है तो डीवीआर इशू कर लो। सेक्शन कुछ कह नहीं रहा बट मना भी नहीं कर रहा, तो मैंने क्या किया, जब कह नहीं रहा और मना भी नहीं कर रहा तो उसकी जनरल मीनिंग क्या बनती है, प्रेफरेंस। हल्का सा बॉडी पेन और हल्का सा फीवर जैसा लग रहा है,
तो सारी दवाइयां ले ले या एक क्रोसिन लेने से भी काम हो सकता है। हल्का सा फीवर था ले लिया, तो ये है वो जनरल वाला कंसेप्ट। समझ में? अब सवाल ये आता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर के कौन से राइट्स में वेरिएशन कर रहे हो? डिविडेंड, उनका रिडेम्पशन। मैं चाह रहा हूं प्लीज मुझे 2 साल और दे दो रिडेम्पशन के लिए। 15 साल के लिए इशू करा था, मुझे 2 साल का समय और दे दो। डिविडेंड की रेट मैंने 10% डिसाइड करी थी। देखो बाजार का हाल ऐसा नहीं है कोरोना के चलते, 10 को घटा के 9 कर लो ना। मैंने आपके सामने ही प्रपोजल रखा। अब क्या आप इसे अप्रूव करते हो या नहीं करते, वो बात। मान लो आपने अप्रूव कर लिया, तो जब तो काम हो गया। अगर अप्रूव नहीं करते तो कौन अपील लगा देंगे? मान लो अप्रूवल आ गया, रिक्वायर्ड मेजोरिटी जो मुझे चाहिए उन्होंने हाँ कह दिया, बट डिसेंटिएंट वाले कह रहे हम तो नहीं है फेवर में। अब डिसेंटिएंट कितने होने चाहिए? इन्होंने अपील लगा दी, और अगर इन्होंने अपील लगा दी तो क्या ये वेरिएशन अभी इफेक्टिव होगा या पेंडिंग हो जाएगा? समझ में आई कहानी क्या है? ये पूरा सेक्शन है, ये कंप्लीट सेक्शन। सिंपल सा काम है आज, सिंपल सा काम है। यू हैव टू रीड थरली कंप्लीट चैप्टर आज। कल वाली क्लास में मेजर पार्ट कंप्लीट है इसका। एक सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर लिखवाऊंगा, ये पढ़ाऊंगा, और नॉमिनेशन बाकी है शायद। उसका तो खाली खाली कागज, और शेयर होल्डर डेमोक्रेसी है, ये तो पढ़ो आप। वो जो आपने बताया था फॉर द शेयर होल्डर, जो लाइन बनती है पूरी, हाँ वो सेम वही कहानी लिखी है। कंपनी 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 शेयर होल्डर ओरिएंटेड होती है जनरली, और शेयर होल्डर में भी मेजोरिटी शेयर होल्डर ओरिएंटेड होती है। कभी ऐसा होता है जैसे बड़े बोल रहे हो और आप बीच में बोलो तो क्या कहा जाता है? जब बड़े बात कर रहे हैं तो तुम क्यों बीच में बोल रहे हो? कभी अंदर से अपने एक जवाब आ रहा होता है, जब कोई बड़े आते हैं घर में, डिस्कशन हो रहा होता है और 1% अपने गार्जियन के अगेंस्ट कुछ हो रहा होता है, यहां तक जवाब आ जाता है और आप स्टार्ट कर ही रहे हो देने। इतने में मम्मी ने टोक दिया, तू मत बात कर जब बड़े बात करते हैं, बच्चे नहीं बोलने चाहिए बीच में। यही शेयर होल्डर डेमोक्रेसी। फॉर द शेयर होल्डर, टू द शेयर होल्डर, वो जो पूरा सेंटेंस था। तो कुछ नहीं है, इसको रीड आउट कर लो आज। कल आ जाओ, 2 टॉपिक मेन है, सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर और वेरिएशन वाला। ये अगर अपन ने कल कंप्लीट कर लिया ना, तो मान लो ऑलमोस्ट चैप्टर कंप्लीट है आपका। चलो बाकी फिर कल मिलते हैं, सेम टाइम। थैंक यू। Thank you, sir. हाँ।